नमस्कार बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की प्रस्तावना, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या सीखेंगे? भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो कि एक बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे आपका बीपीएससी हो, या आपका यूपीपीसीएस हो, या आप कह सकते हो कि वनडे एग्जाम के लिए। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्वलंत है, प्लस इसमें कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट भी है, प्लस इसमें फैक्ट भी है। तो हम इस चैप्टर को इस तरीके से कवर करेंगे कि आपका इसमें कोई कॉन्सेप्ट छूटे ना। दूसरी बड़ी बात यह है कि कोई फैक्ट ना छूटे, और तीसरी बड़ी बात यह है कि हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में जो मतलब कि जो पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं, चाहे आपका बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी आए हो, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। चलिए नोट कीजिए। संविधान की प्रस्तावना। तो इसमें हम क्या सीखेंगे, इसमें हम क्या समझेंगे? तो नोट कर सकते हैं। पहले सीखेंगे कि आखिरकार प्रियम्बल क्या है। ठीक है, फिर समझेंगे सोर्स, यानी सोर्स क्या है। ठीक है, सोर्स समझेंगे। फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रस्तावना का मूल पाठ क्या है। प्रस्तावना का मूल पाठ क्या है। ठीक है, पाठ क्या है। फिर हम कुछ मेजर वर्ड समझेंगे। मेजर वर्ड समझेंगे। फिर कोशिश करेंगे क्या मतलब कि इसमें मतलब संविधान संशोधन हुआ है, मतलब कि क्या संविधान संशोधन हुआ है। ठीक है, लास्ट समझेंगे इसका मतलब कि समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन क्या रहे हैं। लास्ट समझेंगे रिजल्ट। तो इतने मतलब कि हम मतलब कि इतने मतलब कि फैक्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार प्रियम्बल क्या है, सोर्स समझेंगे, फिर समझेंगे मेजर वर्ड्स क्या हैं, फिर समझेंगे संविधान संशोधन क्या है, फिर सब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या रहे हैं, लास्ट समझेंगे हम यानी कि रिजल्ट यानी परिणाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। देखिए, जो प्रस्तावना का जो मतलब की यात्रा है वो काफ़ी लंबी रही है, वो आसान नहीं थी। यानी भारतीय प्रस्तावना को संविधान में जगह देना एक अपने आप में चैलेंज था, एक अपने आप में कह सकते हो कि बहुत मील का पत्थर था। लेकिन फिर भी भारतीय संविधान में प्रस्तावना को जगह मिली। तो समझेंगे आगे प्रस्तावना क्या है। नोट कीजिए प्रस्तावना क्या है, लिखिए। व्हाट इज प्रियम्बल। लिखिए प्रस्तावना क्या है। देखिए, संविधान का संविधान की आत्मा। ठीक है, फिर लिखिए मूल दर्शन, आदर्श, ठीक है, और उद्देश्य। ठीक है, मतलब कि प्रेमबल क्या है। तो प्रेमबल संविधान की आत्मा है, उसके बाद में मूल दर्शन है, आदर्श है और उद्देश्य है। ठीक है, और कह सकते हो कि संविधान का परिचय पत्र भी है। ठीक है, यानी कि संविधान की आत्मा है,
मूल दर्शन है, यानी प्रस्तावना में पूरे संविधान का मूल दर्शन है, और पूरे संविधान का प्रियम्बल में आदर्श है। आदर्श की मतलब हम क्या 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 एक्सपेक्टेशन रखते हैं संविधान से, और साथ में उद्देश्य, यानी कि जब हमारा संविधान तो उस संविधान बनने का आखिर उद्देश्य क्या थे, तो उद्देश्य भी कहीं ना कहीं मतलब कि प्रियम्बल में जोड़ा गया है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी सुप्रीम कोर्ट को कोई जजमेंट देना होता है, ठीक है, जब भी सुप्रीम कोर्ट कंफ्यूज है, भ्रमित है कि हमें इस जो अमेंडमेंट किया गवर्नमेंट ने किया है, पार्लियामेंट ने किया है, तो इस अमेंडमेंट को हम मतलब कैसे जस्टिफाई करें, तो जब सुप्रीम कोर्ट कंफ्यूज होता है, उसको कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो वो लास्ट में क्या मतलब क्या करता है, वो प्रेम्बल को चेक करता है, वो संविधान को पढ़ता है, सॉरी मतलब प्रस्तावना को पढ़ता है, और प्रस्तावना को पढ़ने के बाद में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि आखिरकार संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का मूल दर्शन क्या है, संविधान की आत्मा क्या है, संविधान का आदर्श क्या है, तो उस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट मतलब कि अपने जजमेंट को सुनाता है। तो मतलब कि बहुत बड़ी, यानी हम ये कह सकते हैं कि मतलब कि थोड़ी मतलब प्रियम्बल कुछ वर्डों की है, लेकिन अपने आप पे पूरा संविधान समाहित किया गया है प्रियम्बल में। ठीक है, तो संविधान की आत्मा है, मूल दर्शन है, आदर्श है और उद्देश्य है, और संविधान का परिचय पत्र भी कह सकते हो। तो आखिरकार प्रस्तावना के स्रोत क्या हो सकते हैं? प्रस्तावना के स्रोत भी तो हो गए कि आखिरकार कि हमने एकदम से प्रस्तावना ले ली संविधान में, नहीं ऐसा नहीं है, उसके पीछे बहुत से स्रोत भी होंगे। ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना ने संविधान में अपनी जगह बनाई? तो चलिए बात करते हैं स्रोत की। यानी कि सोर्स ऑफ द प्रीएम्बल, प्रस्तावना की प्रस्तावना के स्रोत। ठीक है, अब स्रोत क्या है, तो स्रोत पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आप स्रोत नहीं जानोगे कि मतलब आखिरकार ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से प्रियम्बल को जोड़ा गया, ठीक है, प्रियम्बल क्या क्या ऐड किया गया, तो ये भी पता होना चाहिए हमको। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर, जैसे आपके घर में, ठीक है, आपके घर में इकोनॉमी अच्छी है, आपके घर में रुपये पैसे बहुत आ रहे हैं, तो कोई ना कोई सोर्स होगा ना आपके घर में, आखिरकार पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कौन कमा रहा है, पैसा कैसे कमाया जा रहा है। तो ऐसे ही मतलब प्रस्तावना में भी मतलब कि सोर्स हैं, तो बात करते हैं सोर्स की। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि सबसे पहला सोर्स बात करते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने एक, ठीक है, एक रेजोल्यूशन, यानी कि एक उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित, यानी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था, प्रस्ताव पर आधारित। दूसरा इसका सोर्स क्या है? दूसरा सोर्स ये है कि 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया। ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ, क्या आप लोग बता सकते हैं कि वर्ल्ड में, यानी संसार में किस देश की, यानी किस देश ने प्रस्तावना को अपने संविधान में जगह दी थी, यानी ऐसा कौन सा देश है जिसने पहली बार संविधान में प्रस्तावना को जगह दी थी, उसका नाम बताइए। ठीक है, और तीसरा आपका है पॉइंट है आपका कि 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 49 को प्रस्तावना को
अंगीकृत किया गया, अंगीकृत किया गया। ठीक है, और लास्ट में 26 जनवरी को इसे लागू किया गया, लागू किया गया। ठीक है, तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, बताओ कि मतलब कि ऐसा कौन सा पहला देश है जिसने प्रस्तावना को अपने संविधान में जगह दी थी? तो वो देश का नाम है अमेरिका। यानी आज हम अमेरिका जो देख रहे हैं, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री है, जिसकी इकोनॉमी, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी आर्मी, ठीक है, उसका डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट बहुत स्ट्रांग है। तो कहीं न कहीं उसके संविधान में दम है, कहीं न कहीं उसके संविधान में दम तो होगा, दम तो है। यानी कि मैं कभी कभी सोच के हैरान होता हूँ कि अमेरिका जो है इतना सुपर पावर देश, वो केवल एक बुक के दम पर चल रहा है 250 सालों से। हमने इतने मध्यकाल में मतलब कि इतने रूलर देखे, मतलब इतने क्या कहते हैं कि हमने टाइम काल देखे, चाहे आपका तुगलक काल हो, चाहे आपका खिलजी काल हो, ठीक है, चाहे आपका सैयद काल हो, ठीक है, चाहे आपका क्या कहते हैं कि लोधी वंश हो। 100 साल में निपट गए, 150 साल में निपट गए, लेकिन अमेरिका एक बुक की दम पर 250 सालों से वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का डिसिप्लिन चल रहा है। माना कि अमेरिका युद्ध करता है, लेकिन ये भी सोचो कि वहाँ की जनसंख्या ने, मात्र 36 करोड़ जनसंख्या ने 33 ट्रिलियन डॉलर 33 ट्रिलियन डॉलर की कमाई करता है। हम लोग कितनी कमाते हैं? 145 करोड़ लोग फिर 4 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी कमाते हैं। तो हमें अमेरिका से सीखना चाहिए, अमेरिकी संविधान से सीखना चाहिए कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम करके गए हैं जो अमेरिकी नागरिक, जो आज अमेरिका इतना दम पर और 250 सालों से एक पुस्तक दम पर अमेरिका चल रहा है। ठीक है, तो अमेरिका पहला सा देश है जिसने पहली बार संविधान में प्रस्तावना को जगह दी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप ये भी है। नोट कर लीजिए, यानी कि अमेरिका पहला देश जिसने प्रस्तावना को अपने संविधान में जगह दी। ठीक है, ये फैक्ट कभी पूछा जा सकता है, खासकर प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब क्या है, मतलब अब नेक्स्ट जो आपका है वो आपका है कि संविधान का जो है मतलब कि मूल उद्देश्य क्या है, यानी कि प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या है, मूल पाठ क्या है। आखिरकार संविधान को तो जोड़ा गया, तो आगे उसका मूल उद्देश्य तो कोई ना कोई होगा, कोई ना कोई मूल कारण होगा। तो अब हम बात करते हैं उस पर, नोट कीजिए। ठीक है, देखिए प्रस्तावना का मूल पाठ। क्या आप लोग किसी को मतलब संविधान प्रस्तावना याद है? अगर आपको याद है तो उसमें पहले हम लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। अगर आप पढ़े होंगे, मतलब संविधान को पढ़ा होगा आपने, अगर प्रेम्बल पढ़ा होगा आपने, तो उसमें लिखा होगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and security all its citizens. Justice, social, economical, political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote them among them all. Fraternity is the dignity of the individuals, unity, integrity of the nation. In our Constituent Assembly on 26th day 1949, do hereby adopt, enact, give to ourselves this Constitution. So this is the preamble of the Constitution of India.
तो पहला ही मतलब फ्रेज लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए सीधा सी फंडा है कि हम भारत भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिरकार जो हमारे जो संविधान निर्माण करता थे, उन्होंने ये वर्ड क्यों जोड़ा कि हम भारत के लोग क्यों जोड़ा? इसमें जोड़ सकते वी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी हम प्रधानमंत्री। हम जोड़ सकते वी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के राष्ट्रपति, या वी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वी द पुलिस स्टेट ऑफ इंडिया, वी द आर्मी स्टेट ऑफ इंडिया। तो बताइए कि ये वर्ड क्यों जोड़े, यही क्यों लिखा हम भारत के लोग? क्या कोई बता सकता है? क्योंकि संविधान को देश की जनता ने अडॉप्ट किया है, ना कि प्राइम मिनिस्टर ने, ना कि प्रेसिडेंट ने, ना कि सुप्रीम कोर्ट ने, ना कि आर्मी ने, ना कि पुलिस ने। संविधान को किसने अंगीकृत किया है? संविधान को अंगीकृत किया है भारत की जनता ने। और अगर भारत जनता के संविधान को अगर अंगीकृत मतलब की है, और अगर भारत जनता का मन हो जाए कि हम संविधान को नहीं मानेंगे, तो ये प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट, ये सुप्रीम कोर्ट, ये आर्मी स्टेट, ये पुलिस स्टेट, ये ईडी, ये सीबीआई, ये सीएजी, सब बेकार, सब बेकार। जब तक देश की जनता संविधान को अंगीकृत किए हुए है, संविधान को मतलब कि मानती है, तब तक प्राइम मिनिस्टर है, तब तक देश का प्रेसिडेंट है, तब तक ही सुप्रीम कोर्ट है। और जिस दिन देश जनता के मन बना लिया कि हम संविधान को नहीं मानते, तो ये सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए संविधान में लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट वी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नॉट वी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट वी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट वी द आर्मी स्टेट ऑफ इंडिया। समझे? चलिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, मतलब हम भारत को, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि मतलब कि ठीक है, जो मतलब संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? शक्ति का स्रोत क्या है? जनता, जनता है। ठीक है, यानी कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? भारत देश की जनता, आई मीन 145 करोड़ नागरिक, ये सोर्स है। कभी कभी अगर मैं इमेजिन बात करूँ, अगर मैं कभी आपको मतलब एक डायग्राम समझाऊं, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये आपकी रही संविधान की बुक, ठीक है, और ये आपकी रही जनता, ठीक है, और इसके नीचे आपके रहे, ये आपकी रही एग्जीक्यूटिव, ये आपका रहा लेजिस्लेटिव, ठीक है, ये आपका रहा जुडिशरी, ठीक है, मतलब कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। और ये आपकी रही संविधान की किताब। अब वो क्या रहा, वो ये रहा है कि जो संविधान की किताब है ना, वो इसको भी शक्ति दे रहा है, इसको भी शक्ति दे रही है, और इसको भी शक्ति दे रही है। समझे मेरी बात को? यानी कि संविधान जो है एग्जीक्यूटिव को मतलब की शक्ति दे रही है, पावर दे रही है, लेजिस्लेटिव को पावर दे रही है, और जुडिशरी को पावर दे रही है। लेकिन अगर बात करें कि संविधान को शक्ति कौन दे रहा है, यहाँ मुद्दा ये है कि संविधान को शक्ति कौन दे रहा है, तो वो दे रहा है भारत देश की जनता। समझे? ये मूल उद्देश्य है, मूल पार्ट ये है कि भारत देश की जनता जो है वो असली शक्ति है, असली ताकत है, न कि प्राइम मिनिस्टर, न प्रेसिडेंट। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड समझ लेते हैं, क्योंकि क्लास एक दो वर्ड्स मतलब कि समझ के एंड करते हैं, क्योंकि फिर लंबी ज़्यादा क्लास हो जाएगी, फिर आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए उतना पढ़ो जितना आपकी चीज़ें समझ में आए, यानी उतना खाओ जितना खाना हजम हो जाए। ठीक है, अब कुछ एक दो वर्ड समझ लेते हैं, जैसे कि देखिए मेजर वर्ड,
यानी प्रमुख शब्द, प्रमुख शब्द। अब शब्द क्या है प्रमुख? यदि पहला शब्द आपका है सॉवरेन, यानी कि संप्रभु, संप्रभु, ये इसे बोलते हैं सॉवरेन, सॉवरेन, संप्रभु। अब सॉवरेन क्या है? सॉवरेन का मतलब सिंपल से मतलब ये होता है कि भारत जो है अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय खुद लेगा। एग्जाम्पल तौर पे आपको समझाते हैं कि मान लिया कि कोई एक्स नाम का फादर है, ठीक है, और उस फादर ने अपने जो घर के डिसीजन है, चाहे वो अंदरूनी हो या बाहरी हो। जैसे अंदरूनी डिसीजन मतलब ये होता है कि हम कौन सा कानून बनाएंगे, हम देश का विकास कैसे करेंगे, हम देश की जनता का वेलफेयर कैसे करेंगे, ये डिसाइड हम करेंगे, ना कि ब्रिटेन करेगा, ठीक है, ना कि कोई पड़ोसी बताएगा। और हमें अपने पड़ोसियों से संबंध कैसे रखने हैं वो भी डिसाइड हम करेंगे, ना कि पड़ोसी बताएंगे नहीं तुम ऐसा संबंध बनाओ हम लोगों से। तो वही हाल भारत देश का है, यानी भारत अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय खुद लेगा, खुद बात करेगा। किसी कोई मतलब कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना ये हमको नहीं बताने आएंगे, नहीं नहीं तुम ऐसा करो, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। बताऊंगा मतलब कि जब पढ़ाएंगे आपको विस्तार से बताएंगे कि कोलोनाइजेशन क्या होता है और न्यू कोलोनिज्म क्या होता है, यानी कि उपनिवेशवाद और नो उपनिवेशवाद। ये दो वर्ड मतलब कि इस समय प्रेजेंट टाइम बहुत ही रेलेवेंस है, तो इन पर चर्चा करेंगे कि आखिर कोलोनाइजेशन क्या होता है और न्यू कोलोनिज्म क्या होता है, इस पर बात करेंगे। फिलहाल टॉपिक बात, ठीक है। तो संप्रभु इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, देखो भारत अपने आंतरिक और बाहरी, आंतरिक और बाहरी निर्णय स्वयं लेगा, स्वयं लेगा। दूसरा क्या है? किसी अन्य देश के अधीन नहीं होगा, अधीन नहीं होगा। यानी कि जैसे कि 1947 पहले भारत क्या था? अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजों के मतलब अधीन था, यानी हम पर ब्रिटिश कब्जा करते थे, मतलब कि कर रखा था, अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था, ठीक है। तो सारे जो जजमेंट होते थे, चाहे बाहरी हो या हमारे देश के अंदर के मामले हों या बाहरी मामले, कौन होता था? अंग्रेज लेते थे। लेकिन जब हम 1947 में आज़ाद हुए, 1947 जब हम आज़ाद हुए, तो हमने क्या किया? अपना खुद का संविधान बनाया, और संविधान बनाने के बाद में हमने खुद अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय खुद लेना स्टार्ट किया, ना कि अंग्रेजों से पूछ के। सर चीन से संबंध कैसे बनाए, क्या बता सकते हैं आप? सर जरा बताइए अमेरिका से हम कैसे संबंध बनाएं? ये सर बताइए कि हम रशिया से अपना संबंध कैसे बनाएं? सर बताइए कि हम लोगों का कल्याण कैसे करें? सर आप क्या बता सकते हैं आप कि मतलब कि हम रोड कैसे बनाएं, रेलवे कैसे विस्तार करें? ये नहीं, खुद निर्णय लेते थे हम लोग। किसी बाहरी हस्तक्षेप या किसी अन्य देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं था, ठीक है। अब एक एग्जांपल लिख लीजिए, क्योंकि देखिए संप्रभु का मतलब ये है कि कुछ लोग, ये मतलब कुछ जो हमारे जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि भारत अभी भी संप्रभु मतलब कि क्या कहते हैं, गुलाम है। कैसे? देखिए राष्ट्रमंडल, दूसरा बड़ा बात है यूएनओ, तीसरी बात कर लेते हैं ब्रिक्स, चौथी बात कर लेते हैं G20। इनकी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल में राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल मतलब कि एक ब्रिटिश उपनिवेशवाद का एक संगठन था, ठीक है। जो मतलब कि जो ब्रिटिश उपनिवेश था, उपनिवेश मतलब औपनिवेशिक देश था, वो राष्ट्रमंडल से जुड़ा हुआ था। तो भारत भी मतलब कि औपनिवेशिक था ब्रिटिश का, ठीक है। तो भारत भी इसका मेंबर था। तो इसको लेकर के प्रयास लगाए जा रहे थे कि मतलब हम राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, इसका मतलब हम अभी भी गुलामी हैं, हम अभी गुलाम हैं। तो मतलब कि क्या कहते हैं, मतलब कि नेहरू जी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिफाइन किया, ठीक है, कि नेहरू जी ने कहा देखो हम इसके मेंबर हैं, ना कि अंग्रेजों के गुलाम हैं। हम मतलब कि अगर हम इसके मेंबर हैं तो हम जब चाहेंगे इससे अलग भी हो सकते हैं। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि राष्ट्रमंडल जो है ये इसका प्रतीक नहीं कि हम राष्ट्रमंडल के गुलाम हैं, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मैसेज दिया, क्लियर कहा
कि अगर हम राष्ट्रमंडल के मेंबर हैं तो हम राष्ट्रमंडल से अलग भी हो सकते हैं। वही बात करें यूएनओ की, भारत यूएन का मेंबर है, तो क्या हम गुलाम हो गए? नहीं, हम गुलाम नहीं है। हम वो क्या है, मतलब जो यूनो प्लेटफॉर्म है, हम अपनी बात रखते हैं जाकर के। अगर हम जब चाहें तो हम मेंबर बन सकते हैं, जब चाहें मेंबरशिप वापस ले सकते हैं। वही बात ब्रिक्स का भी है, वही यार G20 का भी है। ठीक है, G20 हर एक मेंबर नहीं भारत, सॉरी मेंबर है, ठीक है, G20 का मेंबर भारत है, ठीक है, G7 के मेंबर नहीं है, ठीक है। तो हम इससे अगर हम जुड़ भी, अगर जुड़ भी सकते हैं तो अलग भी हो सकते हैं। ये मतलब कि तो इसको लेकर के भ्रांतियां मतलब बनी है भारत में, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मतलब जो हमारे देश की महिलाएं हैं वो संप्रभु नहीं है। कभी वो अपने भाई से पूछती हैं कि भैया बताओ हम ये कैसे काम करें, कभी वो अपने हस्बैंड पूछेंगी बताइए जी हम कैसे इसको न निपटाएं, ठीक है। कभी अपने लड़के से पूछती हैं कि भैया काम अपने मायके चले जाएं, हमको भैया बुला के चले जाएं। तो ये मुझे सबसे बड़ा दुख लगता है कि जब हमारी भारत की महिलाएं संप्रभु नहीं है, और जिस दिन हमारे देश की भारतीय महिलाएं संप्रभु हो गई उस दिन देश हमारा बहुत तरक्की करेगा, हमारा देश विकास की आसमान को छुएगा। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था महिलाओं के विषय में कि अगर मैं एक महिला हूं, अगर मुझे 500 महिलाएं मिल जाएं तो मैं पूरे देश को शिक्षित कर सकता हूँ। समझे कितनी बड़ी बात कही गई, ठीक है। तो महिलाएं संभव नहीं, ये मुझे कभी कभी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब एक ओवर नोट कर लेते हैं समाजवाद। सोशलिज्म, SOCIAL, ठीक है, सोशलिज्म। अब सोशलिज्म क्या है, समाजवाद क्या है, ठीक है। पहले लिखिए, पहले लिख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 में शब्द जोड़ा गया, ठीक है। दूसरा लिखिए सामाजिक और आर्थिक न्याय पर बल देना, न्याय पर बल देना, सॉरी बल देना। लास्ट है आपका है निश्चित अर्थव्यवस्था को अपनाना, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना, ये मतलब होता है आपका समाजवाद का। यानी कि 72वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में समाजवाद को जगह दी गई, ठीक है। अब क्यों दी गई ये बहुत लंबी कहानी है, इस पर कभी चर्चा करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो बात मतलब कि 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इसको जगह दी गई। दूसरी बात क्या है कि इसका जो प्राइमरी फोकस है, का जो मेजर फोकस है समाजवाद का, वो है आपका सामाजिक और आर्थिक न्याय को बल देना। जैसे कि क्या, तो क्या अब मुद्दा ये है क्या, मतलब कि संविधान में अगर समाजवाद वर्ड नहीं था तो क्या इसके पहले कोई इससे मतलब प्रोविजन नहीं थे संविधान में जिसके माध्यम से कैसे कि हमको सामाजिक आर्थिक न्याय मिलना चाहिए? बिल्कुल था, DPS में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी किस पे फोकस करते हैं, आपके सामाजिक और आर्थिक न्याय बात करते हैं। पॉलिटिकल की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और तीसरी बड़ी बात क्या, अब निश्चित अर्थव्यवस्था को अपनाना, इसका मतलब ये होता है कि हम पब्लिक और प्राइवेट दोनों को लेकर चलेंगे, यानी दोनों के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। ना हम रशिया की तरफ जाएंगे सोशल, मतलब कि ना हम क्या कहते हैं एक्सट्रीम सोशलिज्म अपनाएंगे, ना हम एक्सट्रीम कैपिटलिज्म अपनाएंगे जैसे अमेरिका। तो हम ये भी नहीं करेंगे, हम एक मिक्स इकोनॉमी के थ्रू अपने देश का विकास धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो ये मतलब आपका होता है समाजवाद, ठीक है। तो आज क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी जिस कारण से आपको समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो कल क्लास और इम्पोर्टेंट होने वाली है, कल चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या प्रियम्बल अमेंड मतलब अमेंड की गई है अभी तक, अगर की गई है तो किस आर्टिकल थ्रू अमेंडमेंट किया जाता है। वैसे आपको बता दूं मैं कि 1960 बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, 1973 के केस में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया,
और क्या कहते हैं कि LIC ऑफ व्हाट्सएप इंडिया के भी सुप्रीम को जजमेंट दिया और आर्टिकल 368 थ्रू मतलब कि हम प्रियम्बल को बदल सकते हैं, यानी उसमें संशोधन कर सकते हैं। और 42वें संशोधन 1976 में हमने मतलब संशोधन करके 3 नए वर्ड जोड़े थे, जिसमें आपका समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग के साथ। कल की क्लास बंद मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद।